हेलो गाइस, दिस इज़ मुकेश। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है फिजिक्स तड़का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट लूप। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो नेट जेआरएफ में या आईआईटी जैम में पूछी जाती है इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ के लिए हमने इक्वेशन ली थी, कोई भी हमारे पास जो करंट कैरिंग, हमारे पास कोई भी वायर है या कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, उसकी वजह से हमने किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट dl की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था μ0/4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था। इसकी हेल्प से हमने एक हमारे पास जो लॉन्ग वायर थी या लॉन्ग वायर या कोई फाइनाइट वायर थी, ठीक, उस फाइनाइट वायर में आई करंट, स्ट्रेट वायर थी, उस स्ट्रेट वायर में आई करंट फ्लो हो रहा था, तो उसकी वजह से हमने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूला की हेल्प से, बायो-सावर्ट लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये हमारे पास कोई लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था हमने। ये स्ट्रेट वायर है हमारे पास, ये पॉइंट P है जो जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है फ्रॉम दिस वायर, और इस वायर के अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, तो इस वायर की वजह से यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये एंगल मान लो अल्फ़ा है नीचे वाला और ऊपर वाला एंगल बीटा है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आया था इस पॉइंट P पे, वो जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था μ0 I अपॉन I है करंट, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अपॉन 4 पाई D है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट की फ्रॉम द वायर, इनटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, इस वायर की वजह से। अब हम कैलकुलेट करेंगे इस करंट कैरिंग एक लूप है हमारे पास, इसकी वजह से इसके सेंटर में, इस लूप के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो कैलकुलेट करेंगे, और इन दोनों से रिलेटेड जो कंबाइंड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये हमने बायो-सावर्ट लॉ से प्रूफ किया था। ठीक है, ये फाइनाइट वायर के लिए भी किया था हमने, इनफाइनाइट के लिए भी किया था, और सेमी इनफाइनाइट के लिए भी इसको डिस्कस किया था। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया था, याद होगा तुम्हें, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जिसने लास्ट वीडियो देखी है, डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया था राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, इससे हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया था। करंट की डायरेक्शन, जो हमारा राइट हैंड है, इसको हम, इसके थंब को यदि करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, जो जिस डायरेक्शन में हमारे फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो राइट हैंड के थंब को हम इस डायरेक्शन में पुट करते हैं तो हमारी फिंगर्स वो इनसाइड जाएगी, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। यदि इस पॉइंट पे हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, वो बाहर की तरफ होगा, क्योंकि राइट हैंड की थंब को करंट की डायरेक्शन पुट करने पर जो फिंगर्स है वो बाहर की तरफ निकल के आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ, मतलब इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर पाथ में। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सर्कुलर लाइंस बनाएगी इस टाइप से। ठीक है, सर्कुलर पाथ। अब हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट लूप, इसके सेंटर पे, एट इट्स सेंटर पोजीशन में, एक्सिस पे नहीं कर रहे हम, एक्सिस पे बाद में करेंगे हम, सेंटर पोजीशन पे फाइंड करें। सेंटर पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट ले लिया dl, और जो dl की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में ही होगी, जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी वो dl की डायरेक्शन होगी। अब ये हमारे पास डिस्टेंस है इस पॉइंट O की, सेंटर पॉइंट O की, जो रेडियस है इसकी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। dl की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB, वो क्या होगा हमारे पास, dB होगा हमारे पास μ0/4 पाई dl I करंट है, इसके अंदर करंट I फ्लो कर रहा है, I dl क्रॉस r, dl इस डायरेक्शन में है, r इस डायरेक्शन में हमारा, तो dl क्रॉस r के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 91 हो जाएगा, तो dl r आ जाएगा, सिंपल dl r अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो r है उस करंट एलिमेंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, μ0 I अपॉन 4 पाई dl 1/r², ये हमारे पास आ जाएगा dl। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस एलिमेंट की वजह से, कंप्लीट लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कंप्लीट लूप की वजह से वो होगा dB। अब देखो यहाँ पे करंट तो फिक्स है, करंट की वैल्यू सेम रहेगी हर जगह, 4 पाई कॉन्स्टेंट है, μ0 कॉन्स्टेंट है, r भी कॉन्स्टेंट है, r भी हर जगह
यहाँ से हम जो डिस्टेंस, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी हर एक पॉइंट से लूप से वो सेम होगी, तो इनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4πr² dl, और dl क्या है, टोटल इस लूप की लेंथ, वो होगी 2πr, इसकी सर्कमफ्रेंस 4πr² इंटू 2πr। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू नॉट आई ओवर 2r। तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, एक करंट कैरिंग लूप है, इसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इसके सेंटर में। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन यदि इस लेंथ एलिमेंट से देखें तो हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए देखेंगे अंदर की डायरेक्शन में होगी। स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए करंट की डायरेक्शन ये है, फिंगर्स अंदर की तरफ जाएगी राइट हैंड थंब रूल से, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होगी। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, करंट की डायरेक्शन, जब करंट है वो क्लोज लूप बना रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल करो, जहाँ थंब जाएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, यदि हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, कंप्लीट लूप की वजह से, एक कंप्लीट करंट कैरिंग लूप की वजह से जिसकी रेडियस r है। अब यदि ये दिया हो सर्कल का, ये जो लूप है इसका एक छोटा सा पार्ट दिया हो, हमें एक आर्क दिया हो, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो ये हमारे पास ये सेंटर है, ये हमें आर्क गिवन है। ठीक है, ये हमें आर्क गिवन है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, इस आर्क की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये आर्क है, मान लो ये थीटा एंगल बना रही, ये आर्क है, इस सेंटर पे थीटा एंगल बना रही, इस आर्क की वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो कंप्लीट सर्कल की वजह से, यदि इसको कंप्लीट सर्कल बनाएं, कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक, कंप्लीट सर्कल कितना एंगल बनाएगा, इस पॉइंट पे 2π का, जो कंप्लीट सर्कल होगा वो 2π का एंगल बनाएगा, और कंप्लीट सर्कल की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो 2π यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ साइड में देखो 2π एंगल की वजह से हमारे पास जो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड आता है कंप्लीट सर्कल की वजह से वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। 2π रेडियन एंगल की वजह से या 2π एंगल की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यूनिट एंगल की वजह से हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 2π। ठीक है, हमारा जो यूनिट एंगल है, और हमारा थीटा एंगल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4πr इंटू थीटा। ये होगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए आर्क विच इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा डिग्री एट द सेंटर। एक आर्क जो सेंटर पे थीटा डिग्री एंगल बना रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4πr। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये थीटा की वैल्यू मान लो 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू यदि 90 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी हमारे पास, 90 मतलब π/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट आई 4πr इंटू π/2। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू 1/4। ये इसका जस्ट 1/4 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सर्कल की वजह से था, इसके 4 हिस्से कर दिए, 90 एंगल इस हिस्से की वजह से इसका जस्ट 1/4 होगा। ठीक है, तो ये भी तुम्हें याद रखना है, किसी आर्क की वजह से जो आर्क थीटा एंगल बना रही है सेंटर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ये होगा। तो ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, एक ये वाला, एक लाइन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड और एक आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं इस पर कुछ प्रॉब्लम्स, एक अच्छी सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट है इसके क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन नेट JRF में भी बनता है, IIT JAM में भी 100%। यदि बायो साउट लॉ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक अच्छी सी प्रॉब्लम है। देखो इसमें क्या है, हमारे पास दो वायर है, ये W1 वायर है, ये W2 वायर है, ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, ये Y एक्सिस है हमारी, ये X एक्सिस है हमारी। तो हमारी जो वायर है वो Z एक्सिस में है, दो लॉन्ग पैरेलल वायर है। ठीक है, W1 एंड W2 आर टू लॉन्ग पैरेलल वायर, दो लॉन्ग पैरेलल वायर है। एक वायर में जो करंट है वो बाहर की तरफ है प्लस Z डायरेक्शन में,
दूसरी वायर में जो करंट है वो माइनस जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ, इस वायर में करंट अंदर की तरफ है, इस वायर में करंट बाहर की तरफ है। तो हमें ये पॉइंट P दिया और पॉइंट Q दिया, इन दोनों की अलग अलग पोजीशन हमें गिवन है। पॉइंट P की पोजीशन √3a है सेंटर से ऊपर की तरफ y डायरेक्शन में, और जो पॉइंट Q है हमारे पास उसकी जो पोजीशन है a है, x डायरेक्शन में भी a है, y डायरेक्शन में भी a है, उसके कोऑर्डिनेट गिवन। तो वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, करो इसको सॉल्व करो। एट पॉइंट P एंड Q। अब हमें पता है कोई भी करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, फाइनाइट वायर की वजह से तो हमें फॉर्मूला पता है मैग्नेटिक फील्ड का d डिस्टेंस पे। ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है μ0 I/4πd इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है फाइनाइट वायर की वजह से। यदि लॉन्ग वायर है, इन्फिनाइट वायर है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, इन्फिनाइट वायर की वजह से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आएगा 4πd इंटू 2 1 + 1 sin 90 + sin 90, तो आ जाएगा μ0 I/4πd। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू लॉन्ग वायर, इन्फिनाइट लॉन्ग वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब देखो पहले हम कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट P, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो हमें पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस है पॉइंट P की दोनों वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वायर इस डायरेक्शन में है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी पॉइंट P। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें पता है, वायर में ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट पे, तो वो अंदर की तरफ प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, यहाँ वो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब को इस तरफ रखो बाहर की तरफ, फिंगर्स इस पॉइंट पे किधर जा रही है तो उस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फर्स्ट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा B1। ठीक है, फर्स्ट वायर की वजह से। इस एंगल को थीटा मान लो। ठीक है, इस एंगल को थीटा मान लो, तो ये एंगल कितना होगा, ये हमारा ये होगा 90, ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा थीटा, सॉरी ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो ये होगा हमारा 90 माइनस थीटा, ये थीटा होगा हमारा एंगल। ठीक है, ये थीटा है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से ये एंगल होगा हमारा थीटा। B1 है वो y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। अब सेकंड वायर है उसमें करंट अंदर की तरफ है, करंट अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पे किस डायरेक्शन में फिंगर्स जाएगी, इस डायरेक्शन में। ये B2 होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमारा ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा थीटा के होंगे। अब दो कंपोनेंट होंगे B1 cos थीटा, B2 cos थीटा। B1 और B2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, B1 और B2 के दो कंपोनेंट होंगे और B1 और B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये वाले डिस्टेंस दोनों वायर की सेम है उस पॉइंट P की, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा B1 और B2 का, मैग्नीट्यूड सेम होगा। डायरेक्शन है उसके कंपोनेंट होंगे, इधर होगा B1 साइन थीटा, इधर होगा B1 साइन थीटा, इधर होगा B2 साइन थीटा, ऊपर होगा B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा 2B2 या 2B1 cos थीटा। जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एट P वो क्या होगा हमारे पास 2B1 cos थीटा। अब हमें थीटा कैलकुलेट करना है, तो cos थीटा यहाँ से क्या आएगा, थीटा क्या आएगा यहाँ से, तो cos थीटा देख लो, ये जो डिस्टेंस ये है √3a, ये है a हमारे पास, तो ये होगी हमारे पास 2a, ये हमारे पास √3a, ये है a, तो ये वाली डिस्टेंस होगी 2a पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा लगा लो यहाँ पे, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर, सॉरी साइन थीटा होगा हमारे पास, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, √3 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन साइन थीटा होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये साइन थीटा √3/2 कब होता है, जब थीटा कितना हो, थीटा 60 डिग्री, जब थीटा 60 होता है हमारे पास साइन थीटा होता है √3/2, तो थीटा 60 डिग्री होगा। 2B1
इंटू कोस 60। B1 की वैल्यू क्या होगी? B1 की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट, करंट है I अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2a, तो ये फॉर्मूला है 2 पाई आएगा यहाँ पे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आएगा। इन्फिनाइट वायर है तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आएगा। तो ये आएगा 2 पाई इंटू डिस्टेंस है हमारे पास 2a इंटू कोस 60, ये हमारे पास B1 आ गया, तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू कोस 60 होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी जे कैप। जो नेट डायरेक्शन होगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वो होगी हमारी जे कैप। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस P पॉइंट पे, ठीक है, जो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा 2B1 cos थीटा। थीटा निकाल लिया हमने, B1 निकाल लिया हमने इस फॉर्मूले से, इन्फिनाइट वायर वाले से। अब हमें कैलकुलेट करना है Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है A एंड A, डायरेक्शन भी निकालनी है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं अपने, ठीक है। अब देखो Q पॉइंट के लिए कहानी अलग होगी सारी। ये हमारा Q पॉइंट है, तो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं दोनों वायर को। ये W1 है, ये W2 है, यहाँ करंट बाहर की तरफ है, यहाँ करंट अंदर की तरफ है, ये सेंटर पॉइंट है, ये Q पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये डिस्टेंस, ये पॉइंट A है हमारे पास, तो ये डिस्टेंस टोटल 2a है हमारे पास, और ये डिस्टेंस a है हमारे पास। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर √5a, तो ये डिस्टेंस आएगी हमारे पास √5a। अब देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो करंट बाहर की तरफ है, जो W1 वायर है उसमें करंट बाहर की तरफ है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पे वो इस डायरेक्शन में होगा B1, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे ये वायर है, वायर ऐसे है, इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वायर ऐसे है हमारे पास, तो इस डायरेक्शन में, तो मतलब ऐसे सर्कुलर लूप बनाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड, इस टाइप से इस वायर के अराउंड ऐसे सर्कुलर लूप बनाएगा, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस जो अंदर करंट है वायर W2, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट Q पे किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा इस डायरेक्शन में B2। इस अंदर की तरफ थंब करके इस पॉइंट पे फिंगर्स को कर्ल करो, इससे परपेंडिकुलर, ये इससे परपेंडिकुलर, ठीक, तो इस डायरेक्शन में होगा हमारे पास। अब हमें B1 और B2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। B1 मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा हमारे पास, B1 आएगा मैग्नीट्यूड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D होता है, 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है √5a, √5 इंटू a। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हम देखते हैं इसकी क्या डायरेक्शन होगी। इस एंगल को थीटा मान लो, ठीक है, ये थीटा है हमारा, तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा हमारा, तो ये एंगल हमारा थीटा होगा। B2 क्या आएगा, म्यू नॉट, सेम करंट फ्लो कर रहा है, 2 पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है, ये वाले परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, ये होगा हमारा B2। जो B2 की डायरेक्शन होगी वो होगी हमारी ये हमारी y कैप है, ये x कैप है, तो B2 की डायरेक्शन ऑब्वियसली I कैप होगी। जो B2 की डायरेक्शन है इस पॉइंट पे वो होगी I कैप, क्योंकि ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, तो B2 है हमारा वो I डायरेक्शन में। और B1 के कितने कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा B1 cos थीटा और एक होगा हमारा B1 sin थीटा। जो cos थीटा होगा वो तो y डायरेक्शन में होगा, जो sin थीटा होगा वो -I डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या हम ये लिख सकते हैं, देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड को I डायरेक्शन में कितने हैं, I डायरेक्शन में हमारे B2 माइनस B1 sin थीटा, ये लिख सकते हैं I डायरेक्शन, और J डायरेक्शन में सिर्फ है B1 cos थीटा। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब B1 और B2 का हमें मैग्नीट्यूड पता है, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। थीटा क्या होगा, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो तुम, साइन थीटा लगा लो। साइन थीटा क्या होगा हमारे पास, साइन थीटा होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर A अपॉन हाइपोटेनस √5a। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन बेस है 2a अपॉन हाइपोटेनस √5a, तो 2/√5। तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई, ये पुट कर दो, B2 माइनस B1 इंटू
साइन थीटा हमारे पास A/1/√5 आई कैप, ठीक है, प्लस B1 कोस थीटा है 2/√5 जे कैप, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। यहाँ ये दोनों वैल्यू पुट करनी है तुम्हें। ये मैग्नीट्यूड की बात करो तो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देना है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करना और टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इनका रिजल्टेंट, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा। वो ये डायरेक्शन आई और जे में तुम्हारे पास निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें हम दोनों कॉम्बिनेशन लेंगे, जिसमें आर्क भी होगी और वायर भी होगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन होंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब कॉम्बिनेशन में आए तो कैसे करते हैं, ऐसे नेट में इन जनरल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें कॉम्बिनेशन दिए होंगे, बहुत सारे वायर के कॉम्बिनेशन दिए होंगे और बहुत सारे आर्क दी होगी, ऐसा कॉम्बिनेशन दिया होगा। उस टाइप के क्वेश्चन हम एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें दो पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में। देखो ये हमारे पास एक आर्क है जिसकी रेडियस है b, एक आर्क है जिसकी रेडियस b है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और ये आर्क यहाँ से कनेक्ट है हमारे सर्कल से, एक और आर्क से, एक बड़े आर्क से। दोनों सर्कल के पार्ट है। ये वाला भी हमारा सर्कल का पार्ट है A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक, और हमारा जो C पॉइंट से लेके D पॉइंट तक ये वाला है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है। ये खाली स्पेस है बीच में, यहाँ कुछ नहीं है, ये खाली स्पेस है, ठीक है, ये बीच में खाली स्पेस है, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट से ये डिस्टेंस b है, इसकी रेडियस b है और इसकी रेडियस जो हमारा ये वाला पार्ट है इसकी रेडियस a है। तो इस पॉइंट पे हमें O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब एक आर्क की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। एक आर्क की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला पता है, μ0 I अपॉन सर्कल की वजह से होता है 2r, सर्कल कंप्लीट सर्कल की वजह से होता है 2r, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये होगा हमारा किसी आर्क की वजह से जो सेंटर पे थीटा एंगल बना रहा है। तो इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसकी वजह से अंदर डायरेक्शन को -z ले लेते हैं और बाहर वाली डायरेक्शन को +z ले लेते हैं। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है। फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कल करोगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में, इस आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। कितना होगा ये मैग्नेटिक फील्ड इस आर्क की वजह से, आर्क AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, आर्क AB की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0 I अपॉन कितना होगा 4π, रेडियस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है r है हमारे पास b, इनटू एंगल कितना बना रहा है फाई, ये एंगल है टोटल। ये जो आर्क एंगल वैसे 90 डिग्री का है, इन्होंने फाई गिवन है, हमें फाई दिया वैसे 90 डिग्री का है। कहीं क्या फाई गिवन है तो हमें फाई लेना है, जब तक 90 नहीं कह रहा वो हो सकता है 90 ना हो, फाई एंगल हमें गिवन है, ये फाई है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की डायरेक्शन में होगा -z कैप, ठीक है। यही सेम करंट इधर भी जा रहा है, ये करंट यहाँ से आया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब एक और आर्क है हमारे पास, ये एंगल बना रहा है 2π - फाई, ये एंगल बना रहा है 2π - फाई। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जो हमारा DC आर्क है, μ0 सेम करंट जा रहा है I 4π, रेडियस a है, एंगल है 2π - फाई, ये एंगल, और इसकी डायरेक्शन होगी, ये भी वही सेम अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करने पे थंब अंदर की तरफ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी अंदर की डायरेक्शन में होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों आर्क की वजह से वो तो अंदर की तरफ। अब देखो इसमें दो पार्ट और है, AC और BD, AC और ये AC पार्ट है हमारे पास, और कौन सा पार्ट है, और BD, ये थोड़ा नीचे है BD पार्ट। करंट तो इनमें भी जा रहा है, इनकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो अब ये लॉन्ग वायर है और लॉन्ग वायर की डायरेक्शन में, लॉन्ग वायर के ऊपर ही हम पॉइंट ले रहे हैं, जो लॉन्ग वायर ही है हमारी उसके ऊपर ही, उसके अलॉन्ग ही वो पॉइंट है। तो इसके अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के अलॉन्ग, इस वायर से थोड़ी दूरी पे पॉइंट होता, कहीं इस दूरी पे या थोड़ी सी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होता, तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 होगा, इन दोनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, सिर्फ इन दोनों लूप की वजह से आएगा जो हमारे आर्क है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारे पास, ये होगा μ0 I अपॉन 4π, कॉमन आ जाएगा, फाई अपॉन b प्लस 2π - फाई अपॉन a, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये -z डायरेक्शन में होगा।
ठीक है। तो इस एलिमेंट की वजह से, इस कंप्लीट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा हमारे पास। इसकी वजह से कैलकुलेट करो जो हमारा ये पार्ट है। अब ये देखो, ये b डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस b है, ये वाले डिस्टेंस b है हमारे पास, यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों की, इनको डिफाइन कर दो, a b c d e। तो डी की वजह से ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर है एक बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये टोटल एंगल कितना बचेगा 2 पाई माइनस 90। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो हमारा आर्क है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, जो डी ई आर्क है हमारा, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, डी ई आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 2। और इसकी डायरेक्शन होगी हमारी अंदर की तरफ, माइनस जेड डायरेक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये हमारी b डिस्टेंस है, ये हमारी यहाँ पे b डिस्टेंस है, ये हमारी b डिस्टेंस, इसके इस एलिमेंट की वजह से और इस एलिमेंट की वजह से हमें कैलकुलेट करना है। इसकी वजह से और इसकी वजह से तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अलोंग है ये पॉइंट ए ई, और सी डी की वजह से तो इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों वायर की वजह से हमें कैलकुलेट, इसकी वजह से कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे, ये एंगल कितने का बना रही है यहाँ पे, ये एंगल हमें कैलकुलेट करना है। ये एंगल देखो, हमने ये फॉर्मूला लिखा था, फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी पॉइंट पे, वो क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। अल्फ़ा तो जीरो है, सिर्फ बीटा बीटा है हमारे पास, यहाँ तो कोई वायर है ही नहीं, तो अल्फ़ा तो जीरो है, सिर्फ बीटा है, ये बीटा एंगल है। ये बीटा कितना होगा, देखो ये बीटा एंगल कितना होगा, ये हमारे पास डिस्टेंस b है, ये b है, तो 45 होगा, ये एंगल हमारा 45 होगा, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर अंदर बन रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो ए बी वायर है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस है ये d इंटू साइन 45 प्लस साइन जीरो तो जीरो ही हो जाएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, करंट इस डायरेक्शन में, हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अंदर की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, फिंगर अंदर की तरफ जाएगी, थंब को करंट की डायरेक्शन में लोगे, फिंगर अंदर की तरफ जाएगी, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड माइनस जेड डायरेक्शन। बी और बी सी क्या होगा, ये होगा म्यू नॉट, सिमिलरली म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, सॉरी यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा b, 4 पाई b, ये डिस्टेंस b है दोनों तरफ, ठीक है। ये भी एंगल 45 होगा, सेम आएगा साइन 45 माइनस जे का। तो तीनों को ऐड कर दो, हमारे पास ये आएगा हमारे पास म्यू नॉट आई 4 पाई, यदि अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस करते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐड करना है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे, इन तीनों को ऐड कर दो, यहाँ पे 1/√2 यहाँ पे ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, ये तुम्हें पॉइंट नोट करना है भाई, इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, इस वायर के अलोंग इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन नहीं होगा, उस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जिस एक्सिस पे करंट फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके अराउंड लूप बनाएगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगा, डिफाइन नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग लूप, और हम सोलेनॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एम्पीयर लॉ पे आएंगे, ठीक है।